नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर दो फाड़ की स्थिति दिख रही है। देखा जा रहा है जिस तरह से लंबे समय से एनडीए से नाराजगी के बाद पशुपति पारस ने 19 नवंबर को एक बड़ा ऐलान कर दिया है और उनके इस बड़े ऐलान के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से हिल गई है। और ऐसे में एनडीए के तमाम सहयोगी दल बिहार के अंदर आने वाले चुनाव को लेकर अब सोचनीय स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर अकेले के दम पर लड़ेंगे। और उनके इस ऐलान के बाद चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो या मोदी शाह, सबके इस वक्त होश उड़े हुए हैं, क्योंकि पशुपति पारस से इस तरह की उम्मीद एनडीए नहीं कर रहा था। हालांकि एनडीए से दरकिनार एक तरह से लंबे समय से पशुपति पारस चल रहे थे। लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं मिलती हैं, उसके एवज में यहाँ चिराग पासवान को 5 सीटें मिल जाती हैं। और हाजीपुर की मांग करते हुए लंबे समय से पशुपति पारस ने अपनी मांग को लेकर अडिग थे, लेकिन हाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वो चिराग पासवान के खाते में आते ही पशुपति पारस ने सोच लिया था कि बिहार के विधानसभा चुनाव को अकेले लड़ेंगे, लेकिन साफ तौर पर ऐलान नहीं किया था। हाल ही में जिस तरह से साफ तौर पर यहाँ पर ऐलान करते हुए पशुपति पारस नजर आए हैं, तो उससे बिहार की सियासत पर बहुत बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। इसको लेकर तमाम यहाँ पर सवाल है। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार का विधानसभा चुनाव अगले साल ही होना है, और ऐसे में शुरुआती दौर में ही ये चुनाव अगले साल में हो जाएगा, और उसके पहले जिस तरह से बिहार के अंदर पशुपति पारस ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या लगता है इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, बिहार की राजनीति जो है इस समय पल पल अपने रंग बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, कल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधानसभा के जो उपचुनाव हुए 4 सीटों को तो अंतिम रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद जो बिहार के अंदर कह सकते हैं राजनीति में सरगर्मियां है वो यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। जो लगातार कुछ बिहार के अंदर घूमते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि भाई मेरी पार्टी जो मजबूत होने वाली है और आने वाले दिनों में हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे, तो यहाँ से कहने का अंदाजा लग जाएगा कि कितने पानी में वो है। वही अगर चिराग पासवान की बात करें, जाहिर बात है कि वो भी अपने आप को इस समय कह सकते हैं कि नंबर 2 या नंबर 3 पे कहने कहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बिहार में बीजेपी, उसके बाद जेडीयू और तीसरे नंबर पर कहने की वो खुद को रख रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप विधानसभा की बात करें, चिराग पासवान 2020 में तो अपने बूते कह सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तो उनके हिस्से में एक सीट आई, तो मुझे ठीक ध्यान है, आई थिंक 150 के आसपास सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, और उसमें से महज एक सीट आना, वो सीट भी जाकर जेडीयू में शामिल हो जाते। तो ये बताता है अपने आप कि इंडिविजुअल तौर पर चिराग पासवान के पास वो बहुमत नहीं है, वो जनाधार नहीं है, वो कह सकते हैं काबिलियत नहीं है कि वो अपनी पार्टी को कह सकते हैं कि काफी ज्यादा सीटें यहाँ पर दिला सके। वहीं अगर जेडीयू की बात करें, जेडीयू लगातार मजबूत रही है, 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो ऐसे में जी ये कहना कि चिराग पासवान यहाँ से बहुत बुलंद होने वाले, मजबूत होने वाले हैं, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई वजन है। वही अगर पशुपति पारस की बात की जाए, तो लगातार जिस तरह से वो कह रहे थे कि भाई अमित शाह से मुलाकात होती है, जायसवाल से मुलाकात होती है, एक तरीके से अपना माहौल बनाने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ रही तो उन्होंने कहा कि भाई हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, हम एनडीए से अलग होने हो रहे हैं, और एक तरीके से 243 सीटों के ऊपर हम अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। उसके जवाब में चिराग पासवान कहते हैं कि भाई वो कबंदर से जो बाहर चले गए, उनकी जरूरत एनडीए को नहीं है। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि यहाँ पर चिराग पासवान जिस तरह बड़बोले बोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितना उनके लिए कारगर साबित हो पाएगा, क्योंकि लगातार ये चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर चिराग पासवान ने कह सकते हैं कि अपने को इस तरह से प्रेजेंट किया जैसे पांचों लोकसभा सीटें उन्होंने अपने दम में निकाली हो, लेकिन वो तो बीजेपी जेडीयू के साथ में उनका ये कह सकते हैं कि 5 सीटों का आना तय हो गया, वरना वो एक सीट को भी तरस सकते थे, क्योंकि जो जनाधार उन्होंने खोया है वो कहीं ना कहीं वापस पाना इतना आसान नहीं था। जम्मू से वो 2 बार चुनाव लड़े, जम्मू की जनता ने भी ये बात कही कि भाई आप अगर हमारे 2 बार चुनाव लड़े तो आखिर आपको अब हाजीपुर जाने की जरूरत क्या है। चिराग पासवान कहते हुए नजर आए कि भाई हाजीपुर मेरे पिता की सीट है, इसलिए मैं वहां पर जाऊंगा। तो तमाम तरीके तनातनी थी वो
लगातार दिखाई पड़ती रही। लेकिन यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि बिहार में जो राजनीति का ऊँट है किस करवट बैठेगा ये आने वाले दिन में पता चल जाएगा। जब 4 विधानसभा सीटों के ऊपर नतीजे आएंगे उसमें से बीजेपी, जेडीयू और कह सकते हैं मिलाकर जो एनडीए चुनवा है उसकी स्थिति क्या रहेगी उससे काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में 4 विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों के बाद ही तय होगा कि बिहार का विधानसभा चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा जो बाई इलेक्शन हुए हैं बिहार के अंदर उसके आधार पर ही तय की जाएगी, उनके परिणामों के आधार पर तय की जाएगी। देखा जाए तो बिहार के अंदर जिस तरह से सर ने समझाया कि 18 साल से लगातार 9 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं और ऐसे में चाहे जेडीयू की सरकार के तहत हो चाहे किसी गठबंधन की सरकार के तहत हो, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग एक तरीके से तय माना जाता है। और ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार के पद पर क्या यहाँ पर आंच आती हुई नजर आएगी, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से कुछ समय पहले यहाँ पर नीतीश कुमार के एवज में यहाँ पर सीएम पद की मांग करते हुए नजर आए, वहीं सम्राट चौधरी भी कुछ समय पहले यहाँ पर सीएम पद की मांग कर रहे हुए थे। जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो 25 सीटों की मांग वो भी करते हुए नजर आए। लेकिन पशुपति पारस ने जो स्टेप लिया है क्या उससे यहाँ पर एक बड़ा इफेक्ट नीतीश कुमार के पद को लेकर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है? तो किस तरह से देखते हैं अगर यहाँ पशुपति पारस चुनाव अकेले लड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर यहाँ पर सत्ता पर जीत हासिल कर लेते हैं तो क्या लगता है क्या वाकई पशुपति पारस अकेले के दम पर सरकार बना सकते हैं? देखिए बिल्कुल, तो बात अभी कह सकते हैं कि मुगेलाल के हसीन सपनों के जैसी पशुपति पारस बिल्कुल कह सकते हैं अलहदा होकर खड़े हुए, एक भी सीट उनके हिस्से में नहीं है, एक भी सीट पर वो कहीं ना कहीं कायम नहीं है। लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई हम आने वाले दिनों में एक बड़ी सीट कह सकते हैं जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे, कई सीटों पर हमारी जीत होगी। लेकिन देखिए अकेले दम पे जैसा मैंने आपसे कहा कि ना तो जेडीयू के अंदर हिम्मत है, ना बीजेपी के अंदर हिम्मत है और ना ही चिराग पासवान के अंदर हिम्मत है कि अगले दम पर बिहार में इतनी अधिक सीटें कह सकते हैं जीतती हुई नजर आ सके। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह जेडीयू और बीजेपी का गठजोड़ रहा उसके बाद कहीं जाकर बीजेपी के खाते में 12, जेडीयू खाते में 12 और 5 एक तरीके से चिराग पासवान के हिस्से में आती हुई नजर आई। लेकिन अगर यहाँ पर गठजोड़ अलग होता यानी गठजोड़ नहीं होता और एक तरीके से अलग अलग चुनाव लड़े होते तो यहाँ इंडिया गठबंधन को बम्पर जो फायदा होता है वो नजर आता, क्योंकि कई सीटों पर बेहद क्लोज फाइट रही है। यानी कि जो एनडीए कह सकते हैं पिछली बार 39 सीटों पर था वो खिसक कर अब 30 सीटों पर आ गया। तो ऐसे में ये कहना कि पशुपति पारस अपने दम पर यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पशुपति पारस को पता है कि अगर अगले दम पर जाएंगे तो सिर्फ हार उनको नसीब होगी। इसलिए वो लगातार चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या बाकी कह सकते हैं तमाम दलों की बात करें किसी न किसी साथ गठबंधन बनाते हुए नजर आएंगे। अगर इंडिया गठबंधन के साथ में वो आते तो एक हद तक ये कहा जा सकता है कि कुछ सीटों पर अपनी जो कह सकते हैं कि अपने आप को वो लेकर जा सकते हैं या वहां पर जीत दर्ज करने का हौसला दिखा सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल तौर पर जाएंगे तो 243 तो मुझे लगता है उनके पास प्रत्याशी भी नहीं होंगे जिनको वो उतार सके, क्योंकि अभी उस फैलाव में उनकी पार्टी नजर नहीं आती। आप देख रहे हैं कि 2024 में उनकी पार्टी को अलग थलग कर दिया गया, 2025 में चुनाव में जैसे में 1 साल के भीतर पूरे का पूरा संगठन खड़ा करना उतना आसान नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो पशुपति पारस है वो जरूर इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करेंगे। कुछ सीट उनको मिल जाती है तो कहीं ना कहीं फाइट में वो नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में पशुपति पारस इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति को साधना किसी अकेले की बस की बात नहीं है। और ऐसे में अगर यहाँ पर चर्चा कर ली जाए प्रशांत किशोर की तो वो भी यहाँ पर बिहार के सियासी रण में अकेले के दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और जो बिहार के विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आए। और अब बिहार की विधानसभा के उपचुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि पशुपति पारस और यहाँ पर जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर किस तरह से इम्पैक्ट छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सर अगर बात कर ली जाए पशुपति पारस की तो यहाँ पर आपने जिस तरीके से कहा कि अकेले के दम पर राजनीति को साध पाना उनके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रशांत किशोर और वो एक साथ आ जाते हैं तो क्या यहाँ पर कोई बड़ा खेल हो सकता है? बिल्कुल जाहिर बात है, मैंने आपको कहा कि कुछ दलों के साथ मिलकर वो अलग भी जा सकते हैं, प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। जाहिर बात है क्योंकि अगर पशुपति पारस के बारे में बात की जाए मनीष तो जाहिर बात है कि अनुभव रखते हैं, अच्छा खासा बिहारी राजनीति को समझते हैं, अपने भाई रामविलास पासवान के साथ में काफी
पारसी की राजनीति उन्होंने की है, हर पल कह सकते हैं उनके साथ रहे, राजनीति को सीखा है, राजनीति को जाना समझा, इसीलिए अनुभव के मामले में अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान से बहुत आगे नजर आते हैं। और यहाँ पर अगर उनका साथ इंडिया गठबंधन के साथ में मिल जाता है या फिर प्रशांत किशोर के साथ में मिल जाता है, बाकी कोई थर्ड फ्रंट बनता हुआ नजर आता है, तो उसमें पशुपति पारस की भूमिका बड़ी हो सकती है और कोई बड़ी बात नहीं कि बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी भले ही बीजेपी के साथ आकर कहीं ना कहीं इन विधानसभा सीटों में, इन लोकसभा सीटों में चुनाव जीते, लेकिन विधानसभा चुनाव में आते आते उनको अपने दम पर बहुत कुछ साबित करना पड़ेगा। यहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और कह सकते हैं कई बड़े दल हैं जो लगातार उनके राह में अवरोध उत्पन्न करेंगे। ऐसे में क्या वास्तव में पशुपति पारस जो है किसी बड़े दल का दामन थामते हुए नजर आएंगे या फिर प्रशांत किशोर के साथ में जाते हुए नजर आएंगे या फिर अकेले चुनाव में उतरेंगे? कई तरह के विकल्प है, लेकिन चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात की काफी अनुभव रखते हैं राजनीति का, तो कोई ना कोई अहम फैसला अपनी पार्टी के लिए करेंगे जिसको बिहार के अंदर की राजनीति कहीं ना कहीं बची रहे और आगे बढ़ती हुई नजर आए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर क्या यहाँ पर पशुपति पारस कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुख यहाँ पर करते हुए दिखाएंगे? क्योंकि बिहार के अंदर जो राजनीतिक समीकरण फिलहाल चल रहे हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार का विधानसभा चुनाव इतना आसान तो नहीं होने वाला है। मुश्किलें तो जरूर आएंगी, लेकिन पशुपति पारस क्या उन मुश्किलों का सामना करते हुए बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास रचते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9।